हेलो डियर, मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेसल्स एंड ऑल ब्लड्स, और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और ब्लड के जो सेल्स हैं वो कम होने पे क्या होता है और ज़्यादा होने पर क्या बीमारियां पैदा होती है बॉडी के अंदर, वो सारा इस क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे। Hello friends, most welcome to YouTube channel प्रकाश पंच। थैंक यू, आप सब बराबर देख रहे हैं और आप सब उम्मीद करते हैं कि आप इसे देखें, मुझको सब्सक्राइब करें ताकि इसके बारे में हम कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमारी उसका जहन में। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे कि हार्ट से जो ब्लड है वो बॉडी में किसे जाता है और कौन ले जाता है। वो ले जाता है वेसल्स। वेसल्स जो ब्लड जाती बॉडी से, वापस बॉडी से ब्लड हार्ट में आ रहा है, वो पूरा एक क्लोज सर्किट है। और उस सर्किट के अंदर जो शुद्ध ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किसी भी लेवल पर मिक्स नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन सेल तक जा रहा है, बॉडी तक जा रहा है और वापस डीऑक्सीजनेटेड दूसरी वेसल, टाइप ऑफ वेसल से वापस हार्ट की हो रहा है। तो ये सर्किट बन रहा है, उस सिस्टम को हम आज पढ़ेंगे। ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जो वेसल्स है, जो ड्राइव है, वास्ट है, पूरी ऑर्गेनाइज सिस्टमाइज। जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्रकृति में हर चीज सिस्टमाइज है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि जो एटम है, जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये बन के बनाते हैं, न्यूट्रॉन्स बनते हैं। और बाहर की जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर। पूरा सिस्टम इसी प्रकार हमारी बॉडी में कई सिस्टम है। अगर हम देखें, नर्वस सिस्टम में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, उन्हीं में से एक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और उसका एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप किसी भी क्षेत्र आप पढ़ रहे हैं और आप खुद ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको सिस्टमाइज नहीं है, आपका पढ़ने का तरीका सिस्टमाइज नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं, तो आपको कुछ भी कुछ करना है, यानी आपके बिजनेस में भी हो या आपकी सोशल एक्टिविटी में भी हो या आपकी लाइफ इटसेल्फ, उसमें भी आप बड़ा कन्फ्यूजन का सामना करना है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है बॉडी का होता है, खुद का होता है, वो बड़ा हेल्पफुल होता है आपकी लर्निंग में, आपकी नॉलेज में, आपकी राइटिंग में, आपकी साइंटिफिक सोच में, आपकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग और इवन आपके कॉम्पिटिटिव बिजनेस और स्टडी। इसलिए कोई भी आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। आप ये होना चाहिए कि मैंने पिछली बार मेरी क्लास में पढ़ाया था आपको हार्ट को पढ़ा, पहले हार्ट पढ़ा,
कि हार्ट पंपिंग ऑर्डर, पंप कर, पंप है, और वो एक विशेष मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है। उसकी जो वेंट्रिकल्स है, उसकी दीवारें होती हैं, उसके अंदर वाल्स हैं, ये सब सिस्टम ही बना है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे वेसल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा सिस्टम है। अगर हम हार्ट को नहीं पढ़ते, जब ऐसे पढ़ते तो आप क्या समझ लेंगे ना, मेरा कहने का तरीका है, कहने का मतलब ये है, मेरी कंसर्न ये है कि आप मेरी क्लास से कुछ सीखें जो आपके एग्जाम में बड़ा मददगार साबित हो। और जो लोग जिनको एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मगर उनको कम से कम अपनी बॉडी के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, उनको बॉडी के बारे में सीख होनी चाहिए। मेरी बॉडी जो संरचना इस तरह की है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है। बहुत से लोग कहते हैं खून बहुत गर्म है, खून बहुत ठंडा है, आप हमें खून दें, हम आपको आज़ादी देंगे। तो ये सब उस खून से क्या संबंध है? वो समझ इतना ही हो सकता है कि वो आपके अंदर एक साहस, आपके अंदर हिम्मत पैदा करना चाहिए, ताकि आप हौसला आपको कर सकें, आप हिम्मत कर सकें और आप उस काम को कर सकें। बाकी खत खून से लिख देना, खून को सही समझना, ये सब मेरी क्लास की बात है, बेमानी साबित होगा। तो मैंने आपको मेरी पिछली क्लास में बताया था कि हार्ट क्या है। मैं दोबारा आपको उस हार्ट के बारे में बताऊँगा कि हार्ट जो है, मैंने कहा मसल ऑर्गन्स है, उसमें ये आपका है राइट साइड, जिसको मैंने ब्लू मार्क से किया, और ये आपका है हमने देखा कि जो आपका लेफ्ट साइड चेम्बर, इसमें जो ब्लड है वो ब्लड आता है एंट्योर ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड। और आपकी जो राइट साइड है, इसमें आपकी चुप चेम्बर के अंदर जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड मीन्स यहाँ पर ब्लड है ऑक्सीजन, यहाँ पर ये दोनों ब्लड ये कई मिक्स है। जैसा कि हम पता है कि यहाँ हमारा जो बॉडी का ऑर्गन, जैसा हम हमारे साथ होते हैं कि हमारे हार्ट से जो ब्लड जा रहा है आपका बॉडी मतलब है आपका टिश्यू में जा रहा है, टिश्यू मीन्स सेल में जा रहा है।
सेल लेवल तक ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये जा रहा है आपका एक वेसल से, और वेसल का नाम है आर्टरी। और वापस टिश्यू पे गया और वापस जहां से इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल ब्लड जा रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। ब्लड कौन सा ब्लड है? ये ब्लड है ऑक्सीडेटेड ब्लड से। ये कहाँ गया? सेल तक, वहां पर एक्सचेंज हुआ। सेल के बीच में जो CO2 है, वो CO2 वापस इधर निकल के ऑक्सीजन काम आ गई, और शेड जो बनी थी वो वापस हार्ट का। ये भी वैसे उसको लेने वाला आपने लाने वाला वेसल्स, मगर यहाँ वेसल्स को है यहाँ वेसल्स वे। इसका मतलब हुआ कि वेसल्स दो तरह के, एक आर्टरी और एक, तो हम अगर यहाँ वेसल्स को डिफाइन करते हैं कि वेसल्स कितने टाइप की होगी, तो वेसल्स आपको दो टाइप की होगी, एक आर्टरी, दूसरा वेन। और ये जो आपने बताया ये पूरा एक नेटवर्क है, एक वास्ट नेटवर्क है। और अगर उस नेटवर्क देखें तो कम से कम जो नेटवर्क है 60 से लेकर 100 मिलियंस जो 1 किलोमीटर तक रेंज हो सकती, इतना नहीं बड़ा वास्ट नेटवर्क है, 60 से लेकर 100 किलोमीटर तक इतना नेटवर्क होता है। तो ये क्या करती है, डायरेक्ट आर्टरी वहां तक नहीं पहुंचती टिश्यू तक, राइट वेन की डायरेक्ट नहीं बनती, ये फिर धीरे क्या है, चेंज होती है। आर्टरी है, अब आपको ये ना आर्टरी है और वेन, आर्टरी मैंने लाल में किया, इसका मतलब है कि आर्टरी में हमेशा जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हमेशा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। मगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, जहां पर आर्टरी होते हुए भी उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड क्या है, उसके अंदर इम्प्योर होगा, और जो वेन होते हुए भी ब्लड है प्योर, वो हम देखिए जो आर्टरी है वो नाम से भी डिफरेंट है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होगी। आर्टरी जो है उसकी जो थिक वाल क्या होगी, ये इसकी वाल जो होगी वो थिक होगी, और इसकी वाल में होगी वेन की वाल वो थिन होगी। अब ऐसा क्यों है, इसका भी आप देखोगे, अगर आप ओरिजिनल ढंग से पढ़ेंगे, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर समझेंगे, तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में आर्टरी में ऐसा चेंज क्यों हुआ और वेन की वॉल है वो थिन क्यों है। आपको पता है कि जो हार्ट से जो ब्लड जो जा रहा है बॉडी में जा रहा है, हार्ट से जा रहा है बॉडी में, ये आपकी क्या है, ये आपका आर्च ऑफ थ्रोट है, ठीक है ना, इसको थोड़ा कर लेते हैं, ये आपका आप यहाँ इसको देखिए, ठीक है ना, ये आर्च ऑफ थ्रोट है, और ये वाल्व है आपका एरोटिक वाल्व, ठीक है। ये आर्च ऑफ थ्रोट का घूमता हुआ यहां से भी क्या है, प्रेशर से गुजरती है, उधर जा रही है इस साइड में, ठीक है,
यहाँ तक से लेफ्ट सर्कुलर वेन है, आर्टरी है, ऊपर जा रही है, ये पार्ट को भी ये भी जाकर आपके अपर लिंग दोनों कुछ ब्रेन को जा रही है, ब्लड जा रहा है, पेट को जा रहा है, कुछ नेक में जा रहा है, थायराइड ब्लड सप्लाई होगी, अपर लिंग ब्लड सप्लाई होगी, एब्डोमेन होगा, लिवर को ब्लड जाएगा, हार्ट को ब्लड जाएगा, पाँव को ब्लड जा रहा है। तो ये आर्चो प्रोटोटाइप है, आर्चो होगा, ये आर्चो है, सेकंड पार्ट है इसका, ये पूरी आर्च आता ना कोल, ये कोल है, और ये फिर आपके पीछे ये डिसेंडिंग पार्ट, ये आता है, फिर आपकी यहाँ पीछे दो डिवाइड करो, फिर दो में डिवाइड करो, एक इस पाँव में जाता है, एक पाँव में जाता है, पाँव में भी डिवाइड होता है। और ये मेरे मतलब ये सिंपल ब्लड, यहाँ से ब्लड निकला, ये ब्लड कौन सा ब्लड था, ये ब्लड आता था प्योर ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजना है, पूरी बॉडी के अंदर भेजना है, और कई ऐसी ब्रांचेस हैं, यहाँ भी ब्लड निकलेगा, यहाँ पर आकर क्या है एब्डोमिनल के यहाँ सीधे ब्लड निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगी, यहाँ निकलेगी, लार्ट निकलेगी, इसमें कई आर्टरी निकलेगी, और पूरी बॉडी में जाएगी, यहाँ गले को किडनी में जाएगी, किडनी है, किडनी जा रही है, ठीक है, गले में जा रही है, ब्रेन को जा रही है, ऊपर सारी ब्रेन को जा रही है, यहाँ से ही घुट के यहाँ से लोअर लिम्ब जा रही है, अपर लिम्ब में जा रही है, और साथ जा रही है, अपर लिम्ब में जा रही है, ये भी अपर लिम्ब में जा रही है, इस साइड पे, ठीक है, ये आपके लेफ्ट राइट लोअर लिम्ब में जा रही है, ये आपकी लेफ्ट लोअर लिम्ब में जा रही है। तो इसको सब भेजने के लिए, यानी इसको टिश्यू तक भेजने के लिए इसको कितना प्रेशर लगाना पड़ता होगा, और इस आर्टरी को कितना प्रेशर झेलना पड़ता होगा, यहाँ हार्ट को प्रेशर लगाना पड़ता है, और आर्टरी को प्रेशर झेलना है, तो क्या होगा, वेंट्रिकल में चेंज आएगा, वेंट्रिकल दीवार क्या हो जाएगी, वेंट्रिकल दीवार मोटी क्या हो जाएगी, मोटी। अपन देखेंगे कि यहाँ से वेंट्रिकल दीवार भी मोटी, ठीक है, तो मतलब से पूरा प्रेशर करना है, सिस्टम प्रेशर बनाना है, ये ब्लड प्रेशर साथ आएगा आपके 800 से, यहाँ से फिर आपके कोरोनरी आर्टरी बनानी, कोरोनरी आर्टरी यहाँ ब्लड जाएगा, तो ब्लड जाता है, यहाँ से फिर आपके जो सबक्यून आर्टरी वगैरह है, कॉन्ट्रैक्टेड आर्टरी है, ऊपर जाएगा, सारी आर्टरी ऊपर तो ब्लड जा रहा है, थायराइड को ब्लड जा रहा है, तो ये ब्लड सारा जा रहा है, इसलिए इतना प्रेशर झेलने के लिए आर्टरी जो बाहर होगी वो ठीक होगी और इलास्टिक होगी, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी लुमेन क्या होगी, लुमेन के अंदर की, लुमेन भी माइंड होगी, ठीक है, जबकि वेन है, वेन क्या होगा, ये यहाँ कुछ गया और यहाँ जाकर वापस इस साइड का ब्लड को इकट्ठा होता है, पाँव का ये पाँव में गया, वापस पाँव से जो ब्लड आ रहा है, पाँव वापस ब्लड इधर का भी आ रहा है, इधर का भी पाँव ब्लड आ रहा है, ठीक है, जैसे भी आ रहा है, ठीक है, पेट का भी आ रहा है, पेट भी आ रहा है, वो आता है, और फिर वो आगे इकट्ठा होके इसको यहाँ से इकट्ठा होके, और ये इधर का मिलके ये ब्लड आपका लीवर वापस ऐसा रहता है, ये आपका रहता है राइट एट्रियम। इसी प्रकार ऊपर दिमाग का ब्लड है, हृदय का ब्लड है, वापस ब्लड आ रहा है, वापस ब्लड निकल आ रहा है, इधर ब्लड निकल आ रहा है, ये आपस मिलते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मिलते हैं, ये मिल के
तो यहाँ से ब्लड जो यहाँ से ब्लड गया वापस किधर से राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से ये आपका जो वाल है ट्राइकस्पिड वाल जिसे कहते हैं राइट एट्रियोवेटिकल सेप्टम, इसे ही बात इसे मार्क्स में ठीक है। यहाँ से ये ब्लड क्या था, ये ब्लड एम्पियोर ब्लड था, कौन ब्लड था, एम्पियोर ब्लड है, ये ब्लड यहाँ है, ये एम्पियोर ब्लड फिर आपका यहाँ से पल्मोनरी वाल्स ये गया लंग्स में, क्या लंग्स है, लंग्स में गया, ये पल्मोनरी ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपसे कहा था कि एक अपवाद होता है कि बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जहाँ पर जो ब्लड है वो ब्लड इम्प्योर ब्लड है, यानी ये इम्प्योर ब्लड है, ये आपका इस आर्टरी ये लंग्स में गया, लंग्स से आपका ब्लड शुद्ध होके वापस कहाँ आता है, वापस आपका ब्लड शुद्ध ब्लड आता है, ये शुद्ध ब्लड आपका वापस चार जो पल्मोनरी वेन है, ये वेन है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी जो ब्लड क्या होता है, हर वेन ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड होता है, अगर ये इसके अंदर प्योर ब्लड है, फिर ये वाल इस वाल को होगा, यानी मेटल वाल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल वापस सिस्टम में जाता है। तो पूरा एक क्लोज सर्किट है, पूरा एक क्लोज सर्किट है, जिसको क्या है कि हार्ट से लेकर ब्लड वेसल से लेकर दोनों अलग चल रहा है और टिश्यू लेवल तक ये क्या है, एक बिल्कुल सेपरेट है, कई मिक्स नहीं होगा। और यही विशेषता है सिस्टम की कि यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन ब्लड और डीऑक्सीजन ब्लड कहीं मिक्स नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वेसल्स की जो बेसिक जो डिफरेंस दोनों में क्या है। जैसा कि हमने बात की वेसल्स के बारे में, वेसल्स जो है तो है आर्टरी, दूसरी वेन। मैंने ये भी कहा था कि आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, इसमें आपका प्योर ब्लड होगा। एक एक्सेप्शन है इसका, अपवाद है, क्या है, कैसे ठीक है, ये इसका अपवाद है। आर्टरी में सर में बताया था आपको, इसमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड यहाँ एक्सेप्शन है, आपका अपवाद के लिए अपवाद है। बॉडी के अंदर ये दो आर्टरी, पल्मोनरी टनल आर्टरी, जिसके अंदर आर्टरी होते हुए कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, और दूसरी इसी वेन, पल्मोनरी वेन होते हुए इसके अंदर जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है। ये सबसे बाकी अदरवाइज आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होता है और वेन के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। इसके अलावा हम देखें कि आर्टरी है वो थिक वाल है। थिक वाल का मतलब क्यों है कि आर्टरी को एक पूरा सिस्टमिक प्रेशर को उसको सहन करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, इसलिए जो क्या है इसको ठीक होना, उसको स्ट्रॉन्ग
इलास्टिक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो रप्चर हो सकती है। तो थिक वाल है और इसकी तीन तरह की वाल है इसके अंदर, थ्री वाल है इसके अंदर। बाहर जो है वो कहते हैं ट्यूनिका एडवेंसिया, जिसको एक्सटर्ना भी कहते हैं। अंदर जो है वो ट्यूनिका मीडिया है जो मस्कुलर है, और ये हमेशा आर्टरी में बहुत डोमिनेट, क्योंकि आर्टरी को बहुत स्ट्रेस करना पड़ता है, बहुत प्रेशर देना पड़ता है, इसलिए आर्टरी के अंदर ये जो है ये ज्यादा रहेगा। मगर दूसरा जो है ट्यूनिका इंटरनल, ये अंदर की है, ये दोनों में थिक होती है। बाकी ये आर्टरी में ये जो चीज है आर्टरी के अंदर जब कि आर्टरी की बात जो है वो थिक वाल है, इसलिए आर्टरी में ये होता है इसका आंसर। वेन में क्या होगा, वेन में ट्यूनिका होगी, इसमें मस्कुलर कम होती है और ट्यूनिका इंटरनल दोनों करीब समान है। उसकी जो आर्टरी दोनों डिफरेंस ठीक है, थिक पार्ट है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक पार्ट। ये तो बड़ी बड़ी वैसे अच्छी बात। अब क्या होता है कि डाइट ऐसा नहीं है कि यहाँ से उधर गए वहाँ कुछ तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखें कि ये कैसे डिवाइड होते थे और अल्टीमेटली कहाँ जाकर कैसे वापस ये आर्टरी से वहाँ से बॉडी के अंदर गई और वापस बॉडी से वापस वेन कैसे बन रही है, और वेन बन के वापस वो कैसे वापस राइट एंट्री में, ये अलग। तो ये जो डिवाइडेशन कैसे हो रहा है, आर्टरी का डिवाइड हो रहा है कैसे वापस आर्टरी से वापस वेन का कैसे शुरू होता है, वो है क्लोज सर्किट का मीनिंग। हमने देखा कि जो हार्ट है, ठीक है, ये अपना हार्ट है, ये हार्ट से जो ब्लड आपका यहाँ से होता है, यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, यहाँ से ब्लड गया, पूरा बॉडी गया, वापस ये आप पूरी बॉडी पूरी बॉडी भी चला गया, सब चला गया, ठीक है, वापस कैसा आया, वापस यहाँ से इधर कैसे मोशन कैसा आता है, ये आपको पता है। अगर मुझे पता है कोई जैसा मान, ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट यहाँ से आता है और निकल के ये आपके आपका असेंडिंग रोटा था, डिसेंडिंग रोटा है, डिसेंडिंग रोटा से आया, फिर आपका बाम यहाँ पर आ चला गया राइट साइड में, चला गया, ठीक है, यहाँ से जो है लगभग शुरू में यहाँ से कॉम्पोनेंट डालने के लिए यहाँ से आपका लेफ्ट अपने दिमाग के साइड में आ गया, आपका जैसे साइड में आ गया, ठीक है, यहाँ से जो है कॉर्नर यार्ड आपको खुद को ब्लड सप्लाई होता है, कॉर्नर यार्ड हो गया, फिर यहाँ से आपके पेट में आगे ब्लड बनता है, फिर आपका रिनल आर्टरी निकल रही है, टेस्ट आर्टरी निकल रही है, ठीक है, टुगेदर आप पहुँच जाए और ये पूरा सिस्टम आपको ब्लड ज़्यादा है, तो कैसे होगा, ये जो आपका है पहले क्या है, पहले आपका अरोटा था, आज पहला हार्ट से अरोटा डिवाइड हो गया लार्ज साइड,
फिर लास्ट साइड आपकी मीडियम साइड से मीडियम साइड से स्मॉल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी आर्टियोल के अंदर आर्टियोल क्या है, यहाँ पर चेंज किया आर्टियो वीनस एनाटोमिस, ये होने ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से आर्टरी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कई मिनट की धीरे धीरे की तो आर्टरी की बहाल में, यहाँ आर्टरी बहुत गलत ठीक है, वो तो लार्ज साइज है, यहाँ वो चेंज होगी, फिर यहाँ वो चेंज होगी, फिर छोटी होगी, फिर चेंज होगी, फिर एट्रियोल चेंज होगी, तो थिन टू थिन हुआ है, फिर ये इंटरवीनस एनाटोमिस, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो आर्टरी एक लाइन मारती करने, इसमें छोटी आर्टरी कैपिलरी आर्टरीज, ये आपका आर्टरी, ये आपका आर्टरी, ठीक है, ये आपके टिश्यू बनता है, ये आर्टरी हो गया, ये आर्टरी, ये आपका यहाँ से जो कैपिलरी है वापस यहाँ से शुरू तक वेन्यूल बनता है, अगली कैपिलरी और यहाँ से क्या सिंगल बिल्कुल इस्तेमाल होती है, इसी बात है, और इसमें बिल्कुल यहाँ पर लोग ब्लड ऑक्सीजन, यहाँ की ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन किस सेल को, इसी सेल में चली गई, और सेल के अंदर CO2 थी, ये वापस जो वेन्यूल्स हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरी बनी हुई है, ठीक है, वेन स्मॉल वेन, ये पूरा आपस में तो ये सारा कुछ और दिन का ब्लड है, इधर का ब्लड आएगा, दोनों ब्लड आएगा, इधर वेन है, इधर की वेन इधर आ रहा, ठीक है, इधर की वेन इधर से आ रही, अभी चल रही है, इसमें भी आपका रीनल आर्टरी ये जो ब्लड आ रहा है वो तो आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया, ओके, इंटेस्टाइन का ब्लड आ गया, ठीक है, ये ब्लड बना होता है इंफीरियर, इधर का ब्लड आ गया, ये बना इंफीरियर, इंफीरियर लेने के बाद लीवर से लीवर है, इसे ये आपका होता है इधर, तो अरोटा से ये बड़ा आर्टरी, ये चैनल बना, इसे कहते हैं आर्टरीवेनस एनाटोमिस, यहाँ पर चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रहा है, ये है ब्लड का फंक्शन, यहाँ से फिर ये वापस वेन्यूल बनता है, वेन्यूल से कैपिलरी वेन्यूल बनता है, फिर वेन बनती है, लाल वेन बनती है, फिर आपका इंफीरियर वेना केवा, जो आपके लोअर पार्ट बॉडी का लोअर जो पार्ट है उसको ये झट के लेके आए, अपर का पार्ट हिस्सा है, ये हेड है, ये नेक है, थायराइड है, ठीक है, तो यहाँ से आपको ब्लड इधर लाएगा, इधर का ब्लड आया, इधर का ब्लड आया, ये आपने मिलेंगे, ये बनाएंगे क्या सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर, तो ऊपर का पार्ट आपका जो सुपीरियर वेना केवा से आ गया, नीचे का पार्ट आपका इंफीरियर कैसा, अब हाथ का खुद का ब्लड, तो हार्ट में भी आर्टरी गई है, तो वेन तो आएगी, तो हार्ट की खुद की वेन धीरे वो वेन, तो मतलब ये हुआ कि सारा जो एंड्रोन ब्लड है वापस आके राइट एंट्री मांगा, राइट साइड, और ये ब्लड क्या है, इसके अंदर CO2 थी, इसके अंदर क्या है CO2 से क्या हो गया, ये ब्लड हो गया आपका डीऑक्सीजन ब्लड, यानी एम्प्योर ब्लड हो गया, ये प्योर ब्लड था, एम्प्योर ब्लड हो गया, मिक्स कहाँ हुआ है
मिक्स कहीं नहीं हुआ है, एक्सचेंज हुआ है और गैस का एक्सचेंज हुआ है। ये आपका ब्लड वापस में CO2 ज़्यादा है, ये आपका ब्लड प्योर होने के लिए होता है। और ब्लड प्योर ना होगा, प्योर होगा आपके लंग्स में। यहाँ से ब्लड पहले जाएगा, इतना है लंग्स में जाएगा, और लंग्स से यहाँ से ब्लड है वो आपके पल्मोनरी ब्लड होगा, आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स में होकर वापस ब्लड आएगा इसमें। ये है सिस्टम। इस सिस्टम में आपने देखा कि कहीं भी जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड से मिक्स नहीं हो रहा है। बस ये है कि अरोटा जो है वो साइज डिक्रीज जरूर हो रहा है, लार्ज बन गया, मीडियम बन गया, स्मॉल बन गया, प्योर बन गया। अल्टीमेटली सेल जो डिफ्यूजन लेवल पर बन गया, एट्यूडिस इनफ प्रोसेस बना है। यहाँ पर थिन कैपिलरीज बनी, जो सिंगल वार्ड है, जहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज हो सकता है, वो एक्सचेंज हुआ, गैस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन सेल से ली गई और CO2 बाहर निकल गया। अब आप ये पूछेंगे ऑक्सीजन क्या होता है, आपको क्यों पहुंचाया है? आपको पता होगा कि मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर, और किसी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, किसी भी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए जब हम टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन पहुंचती है वो इसलिए बढ़ती है कि मेटाबॉलिज्म वहाँ हुआ है। आप जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन है, एक्चुअल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? वहाँ पर। यहाँ पर सेल के अंदर क्या होगी? ATP जनरेट, मेटाबॉलिज्म और क्या होगा? ATP जनरेट, उससे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ऊपर करेंसी होगी। यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, मिक्स कहीं नहीं हो रहा, वापस कैपिलरी वेन्यूल वेन बनते हुए जो लोअर हाफ है बॉडी का, वो आपके इंफीरियर वेना की वजह से बन के वो आपका ऊपर राइट एट्रियम आ गया। ऊपर का पार्ट ब्लड है ब्रेन का, अपर लिप का पार्ट आपका सुपीरियर वेना के अंदर गया। हार्ट का खुद सेल का, हार्ट का खुद का ब्लड है जो वेन है, अशुद्ध ब्लड है, वो आपके देवेश ब्रीदिंग वाला इसमें यानी पूरा बॉडी का प्योर ब्लड है, वो पूरा ब्लड आपके राइट साइड में आकर फिर ये गया आपके राइट वेंट्रिकल में। अब इसको भी ब्लड देखना है, लंग्स के अंदर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसकी दीवार में क्या होगी? इसकी दीवार में चेंज होगी, ठीक हो। पर कंपेरेटिवली इससे इसको सिस्टम ब्लड देखना है, इसीलिए सिस्टम ब्लड देखना है, जिसकी दीवार हमेशा क्या होगी? मोटी होगी, ठीक हो। और इस प्रेशर को किसको झेलना है? पर झेलना है अरोटा को, आर्टरीज को। इसलिए वहां दीवार क्या होगी? ठीक होगी। इनको प्रेशर नहीं झेलना। अब ये आपको सोचिए ब्लड इसको तो हार्ट पंप कर रहा है, इन्हें कौन खींच रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे ब्लड ऊपर कैसे जा रहा है? ऊपर ब्लड मान सकते हैं कि ग्रेविटी का से हेड ऊपर है, ग्रेविटी का आ सकता है। और लोअर लिम्ब का अपर लिम्ब ब्लड कैसा है? उसमें होता है कि मसल्स स्क्वीज करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीजिंग। इसके अलावा जब हमारे हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो हमारे इंट्राथोरेसिक प्रेशर एक वैक्यूम बनता है, वैक्यूम बनने से क्या है कि आसपास ब्लड ऊपर खींच जाता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर के लिए फिर कार्डिक क्या है? कार्डिक ऑर्गन है, कार्डिक मस्कुलर ऑर्गन ऑर्गन है, उसके अंदर चेम्बर्स है, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। वो क्या करते हैं? उसको वापस ब्लड को खींच लेंगे ऊपर। तो ये ब्लड तो इस वजह से ऊपर आता है, और ये ब्लड कहाँ जा रहा है? तो प्रेशर सिस्टम प्रेशर। तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ कहीं भी मिक्स नहीं हुआ ये ब्लड प्रेशर। तो अल्टीमेट मैं आपको दोबारा वापस समेट करूंगा कि कंसाइज करूंगा कि यहाँ आप इस को देखो, राइट साइड में ब्लड है वो इम्प्योर है, लेफ्ट साइड में ब्लड है वो प्योर है। कहीं भी नहीं होना है क्योंकि वाल भी रोकने को मिलता है, ठीक है। अब ये एक्चुअली हार्ट में कैसे जा रहा है वो भी हमें समझना चाहिए। या आपके समझ में आ गया होगा? मैं दोबारा सुन लेगा।
इसके बाद मैं आपको ब्लड के बाद पूरा बताऊँगा। ये तो इसमें ब्लड है वो फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें, ये हमारी ब्लड है, ठीक है, और ये हमारा थॉरैक्स है, ठीक है। ये जो मुझसे मसल्स है, इस मसल्स का नाम है डायफ्राम। फुल इस टाइप की मसल्स है और और हम यहाँ से लाइन खींच, हमारा जो हार्ट है मिड लाइन में, इसका जो बेस है उसका अपेक्स देखो, इधर शिफ्ट है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट है, ठीक है ना। मैंने पीला बताया था हार्ट का वेट कितना है, वेट बताया था 250 to 300, और मेल में 50 मिलीग्राम मेल में ज़्यादा होता है। जिससे हमने देखा कि जो हार्ट है वो मिड लाइन से थोड़ा लेफ्ट साइड और ये डायफ्राम, ओके, हार्ट और हमारा ब्रेन वाइटल हो गए थे, उसके बिना जीना संभव नहीं होता। इसलिए जो हार्ट है, हार्ट की खुद में दो लेयर होती है, बाहर की दो लेयर है, जो कहते हैं पेरिकार्डियम, वो दो तरह आयरस और सिरस। और इसके अलावा जो पूरी थोरेसिस केस है, जिसके अंदर थोरेसिस केस के अंदर हार्ट ब्लड कनेक्ट होता है, इसके दोनों तरफ यहाँ है लंग्स, ये है लंग्स। यहाँ पर है फॉक्सट्रॉट यूनिट्स है, फॉक्सट्रॉट यूनिट है तो बाहर यहाँ पर एक लिखे है, यहाँ पर गैस है। आपने देखा था कि ये जो ब्लड है पल्मोनरी ब्लड है, यहाँ पर ब्लड आया था, आपका ब्लड आ गया, आपका अशुद्ध ब्लड आ गया, ठीक है। ये आपका शुद्ध ब्लड है, सुपीरियर वेन के द्वारा आ गया, इंटीरियर आ गया, यहाँ से काय का सेल वापस इसमें आ गया, यहाँ से ब्लड आपका पल्मोनरी, ठीक है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है, ये बॉडी का अपवाद है, पूछते हैं इसमें, ये ब्लड यहाँ से जाके पल्मोनरी अटैक कर रहा है, और ये जाकर बहुत ब्लड होता है, इधर गेट पर जाकर हाइट से हाइडर कहते हैं, इसमें घुसता है, ठीक है, और ये इसलिए ऊपर जाएगी, ठीक है, इसमें घुस गया और ये तो ये है जो आप बताते हैं आपको जो पल्मोनरी ट्रंक, इसको पल्मोनरी वाल्व है, पल्मोनरी ट्रंक है, ये दो में बदला है। ये चला गया आपका राइट साइड में, राइट लंग में। अब लंग में से क्या है, इसमें इतना जरूरी है क्योंकि लंग्स के अंदर ही तो जो अपन सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है, यहाँ पर उस अशुद्ध ब्लड के अंदर जो ब्लड जा रहा है अशुद्ध है,
उस अशुद्ध ब्लड में यहाँ पर जो ये एप्लाई है ऐसे ब्लू गैस करने के लिए, उसके अंदर यहाँ कैपिलरी ब्लड जाएगा और वहां से जो CO2 है वो तो हो जाएगी अंदर और ब्लड में यहाँ ऐसे जाता है, ये वापस ब्लड इधर की दो पल्मोनरी और से ये पल्मोनरी वेन, उसको भी ब्लू बना सकते हैं, उसको उतार देना है। ये आपके पल्मोनरी वेन, ये ब्लड स्पेस क्या है, ब्लड इसके अंदर शुद्ध है और इधर की दो पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये चारों कथा होती है, ये चारों आपके यहाँ, ये चारों है, इसलिए लक्ष्य काम ये है कि ब्लड को करके वापस आ जाए। ये अपना ब्लड फिर आपका माइक्रोवार से इतना आता है, यहाँ से यहाँ से ये भी पूरा इसका है, इसकी ओरिजिनेशन इससे बना है, हार्ट की स्थिति है और लंग्स की स्थिति है। और जो आप मैं बताता हूँ कि ये काफी स्पेशल भी है, आया हुआ है कि प्रेसिस के लिए है, ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है रिब्स से, क्या बनी हुई है, रिब्स से। रिब्स है कितनी है, टोटल रिब्स है 12 रिब्स, उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर ट्रू बोन्स, ट्रू रिब्स पूछते हैं, किस वजह ट्रू रिब्स, कौन सी फाल्स या एटिपिकल और कौन सी प्रोटीन है, सपोर्टिव है प्रोटीन। ट्रू रिब्स हुई है, अगर हम कोशिश करें तो देखें बीच में ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम बोन है, विटनेस बोन है, स्टर्नम बोन, ये पहले रिब है, ये सेकेंड रिब है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 तक रिब्स है। डायरेक्ट पीछे जाती है और आगे बोन से डायरेक्ट होती है, पर वो कार्टिलेज में होती है, कार्टिलेज में आता है। ये जो साल होती है वो ट्रू रिब्स है, इसलिए आपका एक्सटर्नल होती है। और जो 3 रिब्स हैं ये आगे पीछे से हैं, यहाँ से ये जो रिब्स हैं ये आपके एटिपिकल रिब्स हैं, यानी ये रिब्स आपके एक्सटर्नल होती है। और प्रोटीन रिब वो है पीछे कमर तक पीछे होती है, वो आगे आती ही नहीं। तो ये टोटल 12 रिब्स हैं, जिसके बता रहा हूँ ये आपके केस में सुना है। अब आपका बताता हूँ ब्लड पर दोनों आपूर्ति सब लगे। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ब्लड, ब्लड को खून कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, ठीक है ना, कई नाम है। हमारे लंग्स को ये क्या है, ब्लड एक क्या है, स्पेशलाइज है, कनेक्टिव
फ्लूइड क्या है? मतलब उसने आपको पूछते हैं ब्लड क्या है, व्हाट इज द ब्लड, ब्लड क्या है? ब्लड की स्पेशलाइज फ्लूइड कनेक्टिविटी है, फ्लूइड कनेक्टिविटी स्पेशलाइज, ये ब्लड का। अब ब्लड का कंपोजिशन क्या है? ब्लड का कंपोजिशन कंपोजिशन देखिए तो ब्लड क्या है? जो होल ब्लड है, होल ब्लड है, उसको हम कंपोजिशन आप सकते हैं। Cells, a component, दूसरा है blood। ये शेयर कंपोनेंट ब्लड, ये हम कैसे बता सकते हैं कि ऐसा है एक्चुअली। और रेशो क्या है? रेशो ये है कि ये 45% का सेल कंपोनेंट और 50% का प्लाज्मा। अगर 100 ml ब्लड, उस 100 ml ब्लड के अंदर क्या है? जो सेलुलर कंपोनेंट है वो है आपका 45%, और आपका जो प्लाज्मा है वो आपका है 55%। अब ये कैसे हम बता सकते हैं कि ये सही है? अगर हम 100 ml ब्लड उसको सेंट्रीफ्यूज करें, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें डाल के और उसको रिवोल्यूशन करें, यानी 3000 रिवोल्यूशंस कपड़े करें कम से कम 30 मिनट तक। 30 मिनट तक उसको 30 मिनट तक फिर क्या करें? ब्लड को उसको रिवोल्यूशन करें। पर मिनट, ठीक है, ये उसका रिवोल्यूशन करेंगे। कपड़ देखेंगे कि जो इसमें लेते हैं ये लेते हैं विंट्रोप ट्यूब, लेते हैं विंट्रोप ट्यूब। उस विंट्रोप ट्यूब के अंदर क्या होता है? ऐसे मार्क होता है, उस पर 0 से लेकर 100 तक उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि 45% तो आपका जो सेलुलर कंपाउंड रहता है, ऊपर जो है वो प्लाज्मा है, और इसलिए पता लगता है कि उसके अंदर ये जो है ब्लड है, ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन है, स्लाइटली उस पे क्या है? ब्लड की पीएच क्या है? स्लाइटली एल्कलाइन, एवरेज होता है 7.4, ठीक है। अब इसमें क्या है? ब्लड के अंदर क्या क्या पता है? ब्लड के अंदर सेल होती है, प्लाज्मा होती है, इसके अलावा कई तरह के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, नॉन फाइब्रस होते हैं, यूरिया वगैरह हो सकते हैं। प्रोटीन्स भी होती है, अंदर प्रोटीन होती है, वो है एल्बुमिन के अंदर ज़्यादा मात्रा में, ग्लोबिन में ठीक है ना, ये इसी देशों के अंदर ये प्रोटीन्स भी होती है।
अब हम देखेंगे कि सेल कौन कौन सी होती है। ब्लड सेल जो है 40% इसका पार्ट होता है। अच्छा, इसमें प्लाज्मा वाटर जो होता है, वाटर जो लेवल है ब्लड के अंदर प्लाज्मा में, वो 90 से 92% होता है। वाटर वाटर पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लड सेल है वो सिर्फ 3 तरह की है। पहली आपकी है आरबीसी, इसका नाम है रेड ब्लड सेल। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, उसका नाम है वाइट ब्लड सेल। तीसरी आपकी है प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 तरह की सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और आपका प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड एज ए थ्रोम्बोसाइट्स, इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, सॉरी। तीन तरह की सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूसीए, और इससे कहते हैं आपको इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इनका नाम भी जो है ना, नाम इनका, इनकी कुछ पेक्युलरिटीज है, कुछ करेक्टर है, उस वजह से रखा गया है। इरिथ्रो मतलब होता है रेड, इथ्रो कहते हैं रेड, तो नाम इसका रेड ब्लड सेल है। तो इथ्रो का यहाँ मीन्स हो गया रेड। जो ब्लड का रंग जो है वो लाल है, वो लाल इसलिए कि हमारे आरबीसी के अंदर क्या होता है, हमारे में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन अपने पता है कि ये किससे बना होता है, ये बना हुआ है हीम प्लस ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या प्रोटीन पार्ट है, हीम क्या है, हीम एक तरह का मेटेलोपोरफायरिन है, पोरफायरिन पिगमेंट है। और इसमें क्या होता है, मेटल कौन सा है इसके अंदर, मेटल इसके अंदर कौन सा है, मेटल है आयरन। इसलिए हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड लाल, वो कहते हैं ना कि तुम्हारा ब्लड लाल है कि पानी हो गया है, ठीक है ना। वो यहाँ इसका कारण ये है कि अगर आपका ब्लड लाल नहीं है तो मतलब आप एनीमिक है, आपको खून की कमी है। तो यहाँ आरबीसी का मतलब है इथ्रोसाइट्स, यानी रेड ब्लड सेल। रेड क्यों है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। और हीम क्या है, हीम इधर पिगमेंट है, हीम पिगमेंट है। इसे कहते हैं मेटेलो और फायरिन पिगमेंट। और उसके अंदर मेटल कौन सा होता है, मेटल होता है आयरन। ल्यूको का मीन्स होता है व्हाइट, ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट। इसलिए आप हमेशा किसी वर्ड्स को समझो, उसके वर्ड्स में ल्यूको का क्या मतलब है, इर्थ्रो का मतलब क्या है।
तो लुको का मतलब यहाँ पर व्हाइट है, तो व्हाइट सेल है। थ्रोम्बो, थ्रोम्बो भी साइड वाला सेल होता ही है, ये व्हाइट साइड वाला सेल है। थ्रोम्बो, थ्रोम्बस वो है जो थ्रोम्बस बनाती है। थ्रोम्बस क्या होता है? थ्रोम्बस होता है द क्लोट, यानी जब ब्लड बहता है, चोट लग गई है, चोट लगने के बाद ब्लड बह रहा है, उस ब्लड ब्लड को ये प्लेटलेट्स क्लोट बना के उसे रोकती है, इसलिए इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये तो हुआ क्लासिफिकेशन आपका ब्लड सेल के हिसाब से कि रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है। अब हम जो व्हाइट ब्लड सेल है उसको हम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। White blood cell further divided into two types. Granulocytes और agranulocytes। WBC को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो में, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। इसका मतलब ग्रेन्यूल्स मतलब है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर दाने हैं, ग्रेन्यूल्स हैं। हिंदी में क्या कहेंगे आप देख लेना, यानी इसे ग्रेन्यूल्स हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसलिए ग्रेनुलोसाइट्स है। तो हमने WBC को हमने फर्दर डिवाइड किया दो में, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर और एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। अब फिर ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं हम फिर इनको डिवाइड करेंगे आगे। इनको हम डिवाइड कर रहे हैं फिर तीन में। न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल और बेसोफिल। और हम एग्रेनुलोसाइट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं दो में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है स्मॉल में, स्मॉल लिम्फोसाइट्स और लार्ज लिम्फोसाइट्स। फिर लार्ज होता है, फिर बाद में स्मॉल में चेंज हो जाता है। मैं दोबारा आपको दोबारा कंसाइज करता हूं कि जो ब्लड सेल है उसका अपने प्लाज्मा के अंदर 45 ब्लड के अंदर 45% इसका पार्ट होता है। ये तीन तरह की सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूसी आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, while platelet also called the thrombocytes. Erythro means red, leuco means white, thrombo means clot या thrombus. Leukocytes further divided into two parts, granulocytes and agranulocytes. Granulocyte cells are three types: neutrophils, eosinophil, basophil. While granulocytes is lymphocytes and monocytes. Lymphocytes further divided into two types: small lymphocyte and large lymphocytes. लार्ज लिपोसाइट्स आर द यंगर स्टेज, ये लार्ज है वो यंग सेल है,
और ये अल्टी बाद में स्मॉल में चेंज होती है। ये एमसीक्यू आता है कि इसमें यंग सेल कौन सी है, यंग सेल लार्ज सेल है, अपन सोचते हैं ये छोटी है तो बाद में बड़ी होगी, ऐसा नहीं है, पहले लार्ज होती है, लार्ज से छोटी हो जाती है, यहाँ रिवर्स है, एमसीक्यू पूछा जाता है इसमें कई बार। तो यहाँ पर जो पहले लार्ज बनेगी, लार्ज से स्मॉल बनेगी। तो ये है आपका ब्लड सेल के अंदर इस तरह के सेल्स हैं, ये इस तरह का डिवाइडेशन है। ये आप इसे देख लीजिए, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि ब्लड में कितनी सेल होती है, ये ब्लड में सेल जो है, क्योंकि अभी यहाँ आरबीसी है वो मेल फीमेल हिसाब से देखते हैं, तो मेल में जो आरबीसी है वो 4 से लेकर 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हो सकती है, पर क्यूबिक मिलीमीटर। और फीमेल के अंदर आरबीसी है वो 3.5 से लेकर 4 मिलियन ठीक है, फीमेल में आरबीसी का लेवल कम होता है, ठीक है। और ल्यूकोसाइड जो है, ये आप लिख लीजिए क्या एमसीक्यू आता है, ल्यूकोसाइड का जो है, जो नॉर्मली कितनी होती है, नॉर्मली होती है 4000 से लेकर 11 क्यूबिक, 4000 से 11000। और थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं 1.5 से लेकर 2.5 लैक्स। ये हमारे नॉर्मल ब्लड की, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ब्लड में ये सब चीज होती है, ठीक है ना। मगर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो ये हमारे ब्लड में इतनी होनी चाहिए, एवरेज इतनी होनी चाहिए, कम है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए। तो मैं पहले बात करता हूँ आरबीसी की, क्योंकि आरबीसी में अपने को ये पता होना चाहिए कि आरबीसी का साइज क्या है, आरबीसी की शेप क्या है, हर डब्ल्यूसी की साइज शेप क्या है, तो वो सबको अपन अलग ढंग से पढ़े देखें, तो अपन देखें तो मैं अलग थोड़ी से बताऊंगा आपको मैं कि जो आरबीसी है, इसकी साइज की बात करते हैं तो साइज इसका है 7.2 माइक्रोन, एमसीक्यू पूछा जाता है 7.2 माइक्रोन। और अगर इसकी बात करें शेप की, बात करें शेप की, मैं थोड़ी इसको इधर यूज कर लेता हूं। आरबीसी है साइज इसका जो है वो है 7.2 माइक्रोन। ये हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम किसी की ह्यूमन बीइंग की ब्लड फिल्म बनाते हैं और उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, वहां देखते हैं तो हमें वहां दिखती है कि हमारे ब्लड के अंदर इतनी सेल्स हैं, नेक्ड आई से नहीं दिखती सेल्स, ये अपने को दिखती है माइक्रोस्कोप से। तो आरबीसी की साइज जो है 7.2 है। शेप, शेप ये है बाइकॉन्वेक्स, साइज इंपॉर्टेंट है और शेप भी इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी है वो क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी क्या है, ये क्वेश्चन आता है नॉन, इसका न्यूक्लियस नहीं है, इसका डीएनए भी नहीं है, आरएनए भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, ठीक है।
वो पर इसके अंदर क्या है, जो मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम होता है, और ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर देती है। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। यंग सेल उसे कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है यंग सेल। अगर यंग सेल, क्योंकि किसी बोझा यानी खून कमी होगी हो, ठीक है, या उसके बोझा ब्लड ले बह गया हो, हेमरेज हो गया हो, उस कंडीशन में यंग सेल जो बोन मैरो से निकल के ब्लड में पेरिफेरल में आ जाती है, पेरिफेरल ब्लड में, उसे कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर आरबीसी है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, मगर कुछ एनिमल्स हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरी कंसर्निंग मेरे लेवल पर नहीं है, मेरी कंसर्निंग आपके लेवल पर है कि नीड्स में से पूछा जाता है कि कौन से एनिमल्स की जो सेल्स है, आरबीसी है, वो न्यूक्लिएटेड है। वो है कैमल और लामा। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरे ये हालांकि मेरे लेवल नहीं है, पर मैं आपके लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो नो न्यूक्लिएटेड दूसरे जो एनिमल्स हैं, जिसके एनिमल के अंदर कौन के अंदर एनिमल जिसके अंदर न्यूक्लिएटेड सेल होती है, वो है कैमल, सॉरी, और लामा। लामा या लामा होगा। लामा तो एक्चुअली क्या है, बहुत भिक्षु कहते हैं लामा। ठीक है, तो लामा या लामा। तो कैमल जो है, कैमल और आपका लामा, ये इसमें क्या है, इसके अंदर आपका आरबीसी और न्यूक्लिएटेड। फिर आरबीसी रेड कलर क्यों होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और आरबीसी सरफेस पर क्या होता है, आरबीसी सरफेस में ब्लड ग्रुप के एंटीजन होता है इस पर। आप कहते हो ABRH, वो होते हैं, जिसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ब्लड ग्रुप क्या है, ग्रुपिंग क्या है, और कैसे वो उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो सब उसमें देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन है, हमने देखा हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन से। और आरबीसी के सरफेस पे क्या है, ब्लड ग्रुप एंटीजन भी होते हैं। इसके अलावा इसकी लाइफ स्पान होता है कि आरबीसी की एज कितनी है, कितनी इसकी जो जीने की जो है, कब तक वो ब्लड के अंदर जो पेरिफेरल सर्कुलेशन में कब तक जिंदा रहती है, वो एवरेज इसका होता है। कितना पता है, कि आप पता है आपको 120 दिन बाद में आरबीसी हो जाती है सीनाइल, फूडी हो जाती है, उसके सरफेस में चेंज होने लग जाता है, सरफेस फ्रजाइल हो जाता है, सरफेस ब्रिटल हो जाता है, तो वो टूट जाती है। और टूट के फिर कहाँ जाती है, वो जाती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम यानी स्प्लीन में, जिसे क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं आरबीसी का क्रिवेट का, वहां जाती है। वहां जाकर ये हीमोग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन में टूट जाता है, और ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है वापस काम आ जाता है। हीम है वो जाता है हमारा रेटिकुलम यानी लीवर में जाता है, लीवर में जाके वहाँ का पहले बाद में ब्रेकडाउन होता है पेरिफेरल में, फिर लीवर में जाता है, लीवर में से कॉन्जुगेशन होता है। तो जो ग्लोबिन पार्ट है, यानी जो इसका हीम पार्ट फिर दोनों टूटता है। वो पहले टूटता है बिलिरुबिन में, फिर बिलिरुबिन से चेंज होता है बिलिरुबिन में, फिर बिलिरुबिन जाता है लीवर के अंदर, वहाँ पर एंजाइम होता है ग्लूकोनिल ट्रांसफेरेज, वो क्या करता है, जब कॉन्जुगेशन करता है, वो कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है, ठीक है, वो फिर आता है हमारे इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन मात्र हमारा जो अपन देखते हैं खाना खाते हैं वो अंदर खाते हैं, पर जो स्टूल करते हैं लेटिन जाते हैं, लेटिन कलर पीला होता है, पिगमेंट होता है, क्योंकि इसमें जो बाइल होता है
बाइल में बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट होते हैं। तो बाइल साल्ट को खाना पचाने में, फेट को मेटाबॉलिज्म काम आता है। जो पिगमेंट है वो हमें कलर देते हैं। तो इसको बिलिरुबिन जो होता है वो स्टूल के अंदर होता है, उसे लेटिन का रंग पीला होता है। ठीक है। और फिर कुछ वापस इंटेंट से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके वो जाता है किडनी में, और किडनी से फिर यूरिकोबिलिरुबिन चेंज होकर वो निकलता है यूरोबिलिरुबिन के रूप में निकलता है यूरिन, और कुछ वापस एब्जॉर्ब होकर वापस जाता है वापस लीवर में। तो इस प्रकार का चलता रहता है। आप देखोगे कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब उल्टियाँ तो घनी आ रही है, इतनी उल्टियाँ आ गई अब तो हरो पीलो निकले खारो जेर सो निकले। निकलने मतलब ही कारण है कि अब उसको जो ऊपर का जो खाना स्टमक में खाना था वो निकल गया। अब जो जोर फोर्स लगा रहा है तो उसका जो बाइल जो है, बाइल क्या आ रहा है, अब ऊपर आके उल्टी भी निकल रहा है। तो बाइल क्या है, बाइल बहुत बीटर होता है, कड़वा होता है, और उसका रंग गोल्डन येलो कलर का होता है। तो सोचते हैं डॉक्टर साहब पीली उल्टी है, खारी जेर सी आ रही है। बस इसका मतलब डॉक्टर पता होता है कि भाई उसका कंटेंट बाहर निकल गया जो भी खाने का, अब तो उससे पित्त आ रहा है। ठीक है। तो वो तो पेशेंट बैठा तो कहता है डॉक्टर साहब बहुत मामला गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ नहीं। ठीक है। तो अच्छा, जो मेरी रेस्पिरेशन में जो यहाँ बताऊंगा आपको, पूछते हैं नीड्स में आता है कि विच वन द पावरफुल इंस्पिरेटरी मसल्स, वो डायफ्राम है। डायफ्राम जो डिवाइड किया था आपको, एब्डोमेन को सॉरी डिवाइड करना हुआ है। इसके अलावा जो वॉमिटिंग करते हैं, वॉमिटिंग में आपके डायफ्राम बहुत ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन करता है जो वॉमिटिंग होती है। तो लाइफ स्पान आपकी 120 डेज है। अब क्या है कि आरबीसी, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम बिठा लेते हैं तो आरबीसी पूरा डिटेल बनवा देंगे। तो लाइफ स्पान आरबीसी की 120 डेज है। ठीक है। अब आरबीसी की जो शेप पे बात करें, ठीक है ना, शेप अगर इसकी कई तरह की हो सकती है। एबनॉर्मल शेप इसकी होगी। ठीक है। अब क्या हो सकती है, माइक्रो हो सकती है, मैक्रो हो सकती है। ठीक है। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इसके अलावा आपने सुना कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल, ठीक है ना, तो ये पूछते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब एक्चुअली क्या है कि इसकी शेप की क्या इंपॉर्टेंस है, कि शेप बाई कॉन्वेक्स क्या हो, क्या मतलब क्या है। मैंने आपसे कहा था ना कि हर चीज एक ऑर्गेनाइज है, हर चीज सिस्टमाइज है बॉडी के अंदर, हर चीज की इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसलिए अगर आपको लर्निंग करनी है तो आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी देखना, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी कि इसके शेप में क्या फर्क है, इसके साइज में ऐसा क्या है, इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं है, ये सब चीजें इसमें यहाँ देखने की चीजें हैं। तो शेप बाइकोन इसलिए है कि बाइकोनिक्स क्या होता है, ऐसा होता है शेप का साइज। ठीक है ना। इसको कैपिलरी से निकलना होता है सेल को। उस मोमेंट क्या कहते हैं मोमेंट को, वो कहते हैं डायपेटिसिस। वहां सेल को वहां निकल जाती है, जब निकल सकती है जब शेप इसकी क्या हो, बाइकोनिक्स, निकल से आराम से निकल जाएगी। वैसे अपन देखिए माइक्रो देखेंगे तो कैसे दिखेगी अपने को, ऐसे दिखेगी। बीच में होलो होगा। बीच में होलो क्यों है, कहीं निकलेगी, कैसा बनना पड़ेगा इसको, ऐसे शेप निकल जाएगी, इसलिए होल बीच में होल हुई। अगर इसमें बाहर हीमोग्लोबिन नहीं है तो शेप चेंज थोड़ी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो माइक्रो और शिकल, शिकल में क्या होता है कि एक शेप ऐसी हो जाती है, कार्टन नाच हंसिया, एक सिकल उसे कहते हैं, सिकल सेल। और इस एनीमिया की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे पहले मलेरिया नहीं था, इसे मलेरिया नहीं था क्योंकि इसमें बफी हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन, इसमें मलेरिया नहीं होता। अगर हम इसकी
शेप साइज देखा आपने, वो भी देखा। अगर ये कम हो, आरबीसी संख्या कम, लो हो, डिक्रीज हो, तब कहेंगे एनीमिया। इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। एनीमिया, अगर काउंट ज्यादा है, एबनॉर्मल काउंट है, ज्यादा मतलब एबनॉर्मल काउंट है, उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रावर्स है। एनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी काउंट, while in polycythemia there is abnormal increase of RBC। और एक कंडीशन होती है पॉलीसाइथेमिया वर्रा, पॉलीसाइथेमिया वर्रा, ये तरह की लुकीमिया है, क्या है? ब्लड लुकीमिया है, जिसमें आरबीसी बोझा पड़ जाती है। अब क्या होता है कि ये नहीं कि सब में पॉलीसाइथेमिया होता ही क्या लोग कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। जो लोग रहते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, हाई एल्टीट्यूड रहते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड पर, हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है? ऑक्सीजन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है ना, उनमें क्या होता है? आरबीसी संख्या क्या होती है? ज्यादा है। तो जैसे वहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी तो क्या है कि ब्लड को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा आरबीसी बनानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाई एल्टीट्यूड पर आरबीसी काउंट क्या रहेगा? वहां ज्यादा रहेगा। एल्टीट्यूड पर ये जो माउंटेन में रहते हैं उनको ये रहता है। तो ये तो आपके हो गया इस पर साइज के हिसाब से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया ये किस में होता है? ये कि आयरन कमी से होता है। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया ये विटामिन B12 कमी होता है, विटामिन B12। अब विटामिन B12 से क्यों होता है? विटामिन क्या है कि जो विटामिन B12 से हमारे डीएनए बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर कोई सेल्स है, सेल्स जो है ये मैक्रो क्यों बनी? सेल मैक्रो क्यों बनी? नॉर्मल साइज तो कितनी है, मैक्रो क्यों बनी? कोई भी सेल है जब मेच्योर होती है, जब मेच्योर होती है तो उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, उसमें होता है सेल डिवीजन। पर इस सेल के अंदर क्या है? विटामिन B12 कमी है, तो एक्स्ट्रा डीएनए नहीं होगा वहां पर, आरएन डीएनए नहीं होगा, तो सेल का क्या होगा? डिवीजन नहीं होगा, और सेल क्या होती है? बढ़ती जाएगी, तो सेल का साइज बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जो विटामिन B12 के अंदर होता है। और अगर किसी के अंदर दोनों ही मिल जाए, माइक्रो मिल जाए, माइक्रो मिल जाए, तो उसे कहते हैं डाइमॉर्फिक एनीमिया। दोनों मिल जाए, छोटे मिल जाए, बड़ा मिल जाए, तो डायमंड डबल, मॉर्फिक आकृति की, जो कॉमन है, न्यूट्रिशनल एनीमिया भी हो सकता है। तो ये एनीमिया इस वजह से अपने देखा ये तो है ही, ये एमसीक्यू आते हैं। कैसिकल सेल एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर एक म्यूटेशन होता है सिकल सेल, अगर तुमने पढ़ा होगा, म्यूटेशन भी होता है, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, वो भी होता है, इसमें पूछते हैं एमसीक्यू। अब मैं आरबीसी के बाद में अपनी देख लिया कि इसकी लाइफ स्पान इतनी है, ये सारे मैंने आपको बताया एमसीक्यू के हिसाब से कि आपके एमसीक्यू इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको काउंट बताई कितनी काउंट्स में होती है, नॉर्मल ये सब पूछते हैं। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ल्यूको मीन्स व्हाइट, ब्लड सेल्स, ठीक है। ये हमने देखा था दो तरह से,
दो तरीके देखा था। ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ेंगे पहले, ठीक है। ग्रेनुल्स के अंदर बंद क्या है, इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, पहला आपका है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दूसरा आपका है इयोसिनोफिल, तीसरा आपका है बेसोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, इसके अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर इसमें जो कितना होगा, ये 60 to 70% होगा। अगर हम 100 सेल काउंट करें ब्लड के अंदर, 100 सेल ब्लड के अंदर काउंट करते हैं, तो इसमें कितना रेशियो होगा इसका, 60 to 70%। और ईओसिनोफिल का होगा 1 से लेकर 8% तक। बेसोफिल का होगा 0 से 1%। यानी 100 सेल काउंट करते हैं, 100 सेल काउंट करेंगे, कब कैसे काउंट करेंगे कि हमने ब्लड फिल्म बनाई, उसको स्टैनिंग करते हैं, फिर देखते हैं माइक्रोस्कोप में, हमने यहाँ देखना शुरू किया, फिर देखते इधर आए, फिर इधर आए, फिर ऐसा आए, देख तो 100 सेल हमने काउंट किए। 100 सेल में ऐसा निकलता है कि 100 सेल देखते हैं तो इसमें इतना तो 60-70% तो न्यूट्रोफिल होता है, ईओसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है। एक होता है एर्नियस काउंट, एर्नियस काउंट में ऐसा करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में क्या है, इसका साइज क्या देखें, सबका साइज, साइज जो है इसका, सबका अलग वेरिएशन साइज आएगा इसका। साइज इसका होगा 10 से 12 माइक्रोन, आरबीसी से बड़ा है, ठीक है। यूसोफिल का साइज है वो भी 10 से 12 बीच में आएगा। बेसोफिल सब में छोटा है, वो आपका 8 से 10, ठीक है। ये इसका मैंने ब्लड में कितनी मिली, इतनी परसेंट मिलती है, इतनी परसेंट मिलती है, इतनी परसेंट मिलती है। अब क्या है कि इसमें देखने में कैसी होगी शेप, इसका कैसा होगा, इसमें क्या है कि मैं थोड़ा आपके लेवल पर नहीं, पर आपका बता देता हूँ। साइज जो इतना है इसका, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ये लोब, इसके अंदर लोब्स होते हैं, 5 लोब्स भी हो सकते हैं, कितने लोब हो सकते हैं। जितने लोब कम होंगे उतनी वो सेल यंग होगी, जितने लोब्स कम होंगे उतनी वो सेल, जितने एज बढ़ती है तो वो लोब बढ़ते हैं उसके अंदर। और इसके अपन क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स, लीले कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन्हीं नाम ग्रेन्यूलोसाइट नाम है। नाम इसलिए इसका नाम क्योंकि इसमें अंदर ये ग्रेन्यूलोसाइट सिर्फ इसमें क्या है, इसमें आ गया। अगर हम इसकी बात करें यूस्नोफिल की, यूस्नोफिल जो है इसमें साइज तो इतना ही रहेगा, इसमें जो न्यूक्लियस है थोड़ा वैसे बड़ा होता है, और इसमें जो रेड, इसमें जो लीले इसमें रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, रेड ग्रेन्यूल्स हल्के से फाइन होंगे, थोड़ा हल्का सा फाइन, न्यूक्लियस साइज बड़ा होगा। और जो बाहर जो प्लाज्मा है इसका, जो साइटोप्लाज्म है, थोड़ा नीला होगा। अगर हम बेसो वाली बात करते हैं, इसमें तो करीब पेरीफेरी जो है वो दिखेगी आपको, साइज छोटा होगा। ये अगर लास्ट लिम्फोसाइट से बाद में कई बार कंफ्यूज होता है, इसमें जो न्यूक्लियस है बिल्कुल ओले से दिखेगा, और इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स, और जो साइटोप्लाज्म बाहर से मार्जिन दिखती है सिर्फ,
अब क्या वापस देखते हैं क्योंकि क्या इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। अगर डब्ल्यूसी नॉर्मल कितनी है, नॉर्मल काउंट होती है डब्ल्यूसी की होती है 4000 से 11000। ठीक है, और कम है तो डब्ल्यूसी है, नॉर्मल काउंट होती है इसकी 4000 से 11000। और जब कम हो डिक्रीज हो जाती है इस कंडीशन के अंदर ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ल्यूको माने व्हाइट और पीनिया माने कम, बढ़ती है ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यू बढ़ती है ल्यूकोसाइटोसिस, कम होती है तो ल्यूकोपीनिया। टाइफाइड में बढ़ जाती है और एब्नॉर्मल इनकी जो होती है डब्ल्यूसी कम तो होती है टाइफाइड फीवर के अंदर, एंट्रिक फीवर कहते हैं उसको, और एब्नॉर्मल बढ़ जाती है आपके ब्लड कैंसर के अंदर। न्यूट्रोफिल जो है वो बढ़ते हैं इन्फेक्शन के अंदर, कोई भी इन्फेक्शन हो बढ़ते हैं। यूसनोफिल बढ़ते हैं आपके एलर्जी कंडीशन में, कोई एलर्जिक कंडीशन हो। इसको एलर्जी होगी उसमें क्या है, यूसनोफिल बढ़ जाते हैं। बेसोफिल जो भी है वो भी है क्रोनिक इन्फेक्शन है, एलर्जिक इन्फेक्शन है, उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो एलर्जिक कंडीशन क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे मास्ट सेल है। मास्ट सेल में क्या है, वहां से यहाँ पे वो इतना केमिकल निकालता है और उसे एलर्जी होती है। बेसोफिल में क्या है, जो ग्रेन्यूल्स हैं फाइन होंगे और ये भी एलर्जी इन्फेक्शन कंडीशन में बढ़ता है। अब हम आते हैं अपने एग्नोसाइट्स पर। जैसा कि मैंने कहा था कि एग्नोसाइट दो तरह के हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट हैं दो तरह के हैं, स्मॉल लार्ज। स्मॉल की जो साइज है वो करीब आरबीसी के आसपास होती है, 7.6 माइक्रोन करीब। ये आरबीसी के आसपास थोड़ी छोटी बड़ी आसपास होती है। लार्ज होती है वो 10 से 12 माइक्रोन होती है। मोनोसाइट्स है, ये सबसे बड़ी सेल है, ये आपके 16 से 18 माइक्रोन तक सबसे बड़ी सेल है वो मोनोसाइट्स है। तो लिम्फोसाइट्स हैं दो तरह के, स्मॉल है और लार्ज है। स्मॉल है करीब आरबीसी के बराबर के होते हैं, 7.5 करीब। आरबीसी का 7.2 होता है, इसका 7.6 या 5 करीब होता है, 5 लिख।
ठीक है, आरबीसी का 7.2 होता है। ये जो है 10 से 12 होता है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल अब तक तो बड़ी देखी हमने देखी थी, वो है पूरी ब्लड फिल्म में देखा जाए तो जो सबसे बड़ी सेल्स है वो है आपके मोनोसाइट्स है। स्मॉल लिम्फोसाइट में क्या होता है कि इसमें एकदम ये कलर इसका वायलेट कलर होता है, इसमें न्यूक्लियस जो है करीब न्यूक्लियस बड़ा एकदम करीब हल्की सी मार्जिन बचती है बस, पर ग्रेन्यूल्स नहीं होते इसके अंदर। उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ये थोड़ा साइज बड़ा होता है इसका, इसमें भी क्या है न्यूक्लियस मिल जाता है, थोड़ा साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है इसमें, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होते। ये बाद में स्मॉल बन जाता है। ये जो होता है इसमें क्या है कि साइज बहुत बड़ा है, 16 से 18 माइक्रो। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कम से 2/3 इंच घेर रखता है इसको। किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इसका, और ये ग्रेन्यूल्स नहीं होते इसके अंदर। इसके बाद में बच्चा अपने ये मोनोसाइट्स हैं, ये क्या है लिम्फोसाइट्स। ये दोनों आपके इम्यूनिटी पर असर डालते हैं। कब बढ़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी डिसऑर्डर। लिम्फोसाइट क्या होता है, अर्ली स्टेज में बच्चों में लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं, 50% लिम्फोसाइट होते हैं, 50% न्यूट्रोफिल, 50% ये हो सकते हैं। बाद में 30-70% आ जाते हैं, 30 टू 25 टू 30% होते हैं, और बचपन में 50% तक भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कब बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी के अंदर ये बढ़ते हैं। ये आपके इम्यूनिटी के अंदर, इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो उसमें बढ़ते हैं, इम्यूनिटी डिसऑर्डर के अंदर बढ़ते हैं। तो ये अब तक हम देखा आरबीसी और हमने देखा डब्ल्यूसी। अब हमारा लास्ट जो सेल्स है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटिनेट्स, हाँ प्लेटलेट्स है इसका नाम है, दूसरा नाम इसका थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये सबसे छोटा साइज इससे एक होता है। ये साइज में देखें इसको 2.5 माइक्रोन, आरबीसी से बहुत ज्यादा छोटी होती है। और ये भी क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, नॉन आरबीसी की तरह ये भी क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे छोटी सेल सेल पर डेवलप किससे होती है, ये बोन मेरो में सबसे बड़ी सेल जो है मेगा कैरियोसाइट्स, उससे डेवलप। यानी ये इसमें ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो सेल है सबसे छोटी सेल है, पर बोन मेरो का नतीजा बन नहीं है। किस सेल होती है, मेगा कैरियोसाइट्स। उस मेगा कैरियोसाइट से ये सेल जो है जॉइंट सेल है, जहां डेवलप होती है, उससे ये स्मॉल सेल बनती है, स्मॉल न्यूक्लिएटेड, सो नॉन स्मॉल प्लेटलेट बनती है। और ओवल शेप होती है, कलम के रूप में रहती है, कलम के रूप में, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। ये केबल बनता है 5HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टन।
सेरोटोनिन आपसे वो बनता है, उसके बनता है। इसमें अभी लोग कहते हैं ना कि प्लेटलेट कम हो गई, प्लेट कम होगी, प्लेट कम होती है, ठीक है ना। तो ये कम कम होती है, ज़्यादा कम होती है, वो बता रहा हूँ आपको। इसकी अगर प्लेटलेट है कम हो रही है, उस कंडीशन कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया माने कम। ये आपके कोई वायरल डिजीज में ठीक है, जैसे डेंगू टाइप से डिजीज होता है उसमें, या डेंगू लाइक डिजीज है उसमें, और परपूरा एक इमरजेंसी कंडीशन में क्या है, चमड़ी की तरफ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, परपूरा। और बढ़ कब जाती है, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये बढ़ जाती है इन्फेक्शन के अंदर। कुछ इन्फेक्शन है ये बढ़ जाती है। तो ये हमारा था आरबीसी पर। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमने हार्ट को पढ़ा है, हमने वेसल्स पढ़ी हैं, हमने ब्लड पढ़ा है, होल ब्लड पढ़ा है। होल ब्लड के अंदर फिर हमने जो प्लाज्मा होता है, फिर हमने पढ़ा सेल्स, कितने टाइप की सेल्स होती है, सेल्स के बारे में पढ़ा है। और अब मैं आपको और अगर हम ब्लड फिल्म बनाते हैं, देखते हैं, जिसमें आरबीसी कम हो, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी कम हो, यानी कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, आपकी जो प्लेटलेट वो भी कम हो जाए, उस कंडीशन कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। जहाँ पर सारी सेल, सब सेल डिक्रीज हो जाएगी, सारी सेल डिक्रीज हो जाती है, उसे कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। जब सारी सेल आपकी होल ब्लड के अंदर सारी सेल, होल सेल कंपोनेंट abnormally decrease, called as the aplastic anemia. और बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एबनॉर्मल बढ़ जाए, एबनॉर्मली बढ़ जाए, इंक्रीज जाए, तो वो कोई तरह का ब्लड कैंसर हो सकता है, इसे कहते हैं ल्यूकीमिया। तो आज हमने पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाने की कोशिश की आपको कि वेसल्स क्या है, कैसे बनी है, ठीक है। उसके अंदर जो होल ब्लड है, होल ब्लड क्या क्या कंपोजिशन हम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि उसके अंदर सेल कंपोनेंट में किस टाइप की सेल्स होती हैं, वो सेल कौन कौन सी हैं, उनके साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, और उनके कम होने पर, ज़्यादा होने पर क्या क्या डिजीज हो सकता है, ओवरऑल बॉडी में अगर वो कमी हो तो हम क्या कहेंगे, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने सारा आपको समझाने की कोशिश की है। और ये क्लास कैसी लगी आपको, इसे आप देखना, और बाद में इसमें कैसे कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो मैंने आज आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पूरा बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। ये क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप दोबारा हमें जरूर बताएं। इसमें किसी तरह की आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप हमारी टेक्निकल टीम्स उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपका जो क्वेरीज है उसको हम
आपको दोबारा उसका रेस्पॉन्स दें, आपको उसका समझाएं आपको, और फ्यूचर में आप किस सब्जेक्ट पर आप कौन सी क्लास पसंद करेंगे उस बारे में हमें फीडबैक दें, और हम किस बार अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्लासेस में, और इम्प्रूवमेंट करके हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं वो हमें सलाह दें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको एक नीड्स के लेवल पर ये आपको कुछ क्लासेस बताएं, किस तरह इसमें एमसीक्यू आएंगे और किस तरह इसमें आपको डिटेल में पूरा समझाएं। ये मेरा मरकज प्रयास रहेगा। आज प्रकाश पुंज में मेरी ये तीसरी क्लास थी। इससे पहले मेरी पहली क्लास थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मैंने पहले विस्तार से बताया। उसके बाद मेरा था हार्ट पे था। कई लोगों के फीडबैक आए, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन किया, क्लास अच्छी लगी। आज की क्लास मेरी थी सर्कुलेटरी सिस्टम पर। मैंने कोशिश की उसका आप सबको पूरा विस्तार बताने की, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी व्यक्तिगत राय हैं कमेंट्स करके बताएं। कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं, वो हमारी टेक्निकल टीम से आप फ़ोन करें। हम कोशिश करेंगे आपको उसका संतोषजनक उत्तर दें, और साथ ही साथ आप हमें फीडबैक दें, और साथ साथ इस चैनल को जो ये कोशिश कर रहा है उसे देखें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई भी करें। थैंक यू।